जीडी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग तृतीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का एक सामान्य विवरण पढ़ा था। आज हम इसी श्रृंखला में इकोसिस्टम की मूल अवधारणाओं में से एक अवधारणा, जिसको प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी भी इकोसिस्टम में जो जैविक कारक होते हैं उनका 3 प्रमुख कार्य होता है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिकम्पोजिशन। अर्थात प्राकृतिक अकार्बनिक तत्वों का उपयोग करते हुए कार्बनिक तत्वों का निर्माण करना, भोजन श्रृंखला में इनका उपयोग करना और अंत में इनको डिकम्पोज करके पुनः प्रकृति में वापस छोड़ देना। ये 3 कार्य प्रोडक्शन, कंजम्पशन उत्पादन उपभोग और डिकम्पोजिशन, ये 3 कहलाते हैं। तो आज इसमें से हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। हम जानते हैं, जैसा कि ऊर्जा का प्रथम नियम है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, ऊर्जा का मात्र रूप परिवर्तित होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का रूप परिवर्तित किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, पौधों के द्वारा या ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा, और इस ऊर्जा को जैविक ऊर्जा या कार्बनिक पदार्थों के रूप में बदला जाता है। ये क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपलब्धता में ये क्रिया संपन्न होती है और इसके द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो बायोमास कहलाते हैं, जैवभार। तो जिस दर से जैवभार उत्पन्न होते हैं, इसी दर को प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कहते हैं। यही जैवभार भोजन श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। तो ऊर्जा का जो भाग या जितना भाग एक स्तर से दूसरे स्तर को स्थानांतरित किया जाता हो, उसे उत्पादन या प्रोडक्शन कहते हैं। और अगर इसी को एक निश्चित दर पर करने लगें, अर्थात निश्चित क्षेत्र और समय दोनों का मापन कर लें, तो ये उत्पादकता कहलाता है। 2 प्रकार की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी मानी गई है: प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो पहले हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। सूर्य की ऊर्जा को पौधे ही उपयोग कर सकते हैं जिनके पास कुछ विशिष्ट प्रकार के लवक या पिगमेंट्स पाए जाते हैं। उन्हीं की सहायता से फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं संपन्न होती हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और तापमान की विशिष्टता होती है और इसके द्वारा जो सौर ऊर्जा है, रेडिएशंस के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है, इस सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऊर्जा का सबसे पहला कार्बनिक रूप यही है और इसीलिए इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जिस दर से, जिस रेट से ऊर्जा का संग्रहण हरे पौधे या ग्रीन प्लांट्स करते हैं, उस दर को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इस रूप में कहा जा सकता है कि जितना ड्राई मैटर या शुष्क भार, जैवभार, शुष्क जैवभार एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय काल में एकत्र किया गया या बनाया गया, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। इसको हम कैलोरी
प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वर्ष के हिसाब से आकलन कर सकते हैं, या ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष के हिसाब से मापन कर सकते हैं। एक में ऊर्जा का मापन है कैलोरी के माध्यम से, और दूसरे में जैवभार का मापन है ग्राम के माध्यम से। तो हम इसको कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वर्ष या ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष मापन कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये मूलतया फोटोसिंथेसिस पर निर्भर कर रही है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, कुल प्राथमिक उत्पादन, और दूसरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात पहले करते हैं। कुल सौर ऊर्जा का जितना भाग पौधे उपयोग कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल करके कार्बनिक तत्वों के रूप में स्टोर कर पाते हैं, उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जितना सूरज की ऊर्जा पृथ्वी पर पड़ती है, इसका लगभग 8% भाग पौधों पर पड़ता है। इस 8% का लगभग 80% भाग, अर्थात कुल का हम कहें तो कुल सौर ऊर्जा का 5% भाग ही पौधे फोटोसिंथेसिस में उपयोग कर पाते हैं। ये अधिकतम भाग है। तो इस तरह से सौर ऊर्जा का 5% भाग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम होंगे, पारिस्थितिक तंत्र होंगे, वहाँ पर सूर्य की उपलब्धता भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग मात्रा में हो सकती है सूर्य का प्रकाश, जल की उपलब्धता, तापमान का परिवर्तन, और विभिन्न प्रकार के पौधों की डेंसिटी, कितने पौधे हैं, किस तरह के पौधे हैं, इन तमाम कारकों पर निर्भर करेगी किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। दूसरा, इसी को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रूप में देखा जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो भाग बताए थे, प्राइमरी ग्रॉस और नेट। तो दूसरा नेट इसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। देखिए, जितना भी पौधे ऊर्जा का संग्रहण कर रहे हैं सौर ऊर्जा का, वो उसमें से काफ़ी भाग इनके पौधों के स्वयं के उपयोग में भी आ जाता है। श्वसन क्रियाएं हैं, अन्य मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, इनमें काफ़ी ऊर्जा उपयोग में ले ली जाती है। तो पौधों द्वारा प्राप्त की गई कुल ऊर्जा में से उपयोग की हुई ऊर्जा को निकाल दें तो जो शेष ऊर्जा है या शेष ऑर्गेनिक मैटर है, वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया था वुडवेल और बॉटकिन ने 1970 में, और उसको कहते हैं कि नेट प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू, अर्थात जो नेट ऊर्जा का उत्पादन है वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में से जितना ऊर्जा खर्च की गई श्वसन क्रिया में उसको निकाल दें, माइनस कर दें, तो बची हुई ऊर्जा नेट प्रोडक्टिविटी होगी। ये वुडवेल और बॉटकिन का फॉर्मूला है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी दूसरे प्रकार की प्रोडक्टिविटी है। ये हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा है। जो प्लांट बायोमास, जो पौधों ने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके बायोमास उत्पन्न किया था, वही हर्बीवोर्स का भोजन होता है। और हर्बीवोर जो हैं अर्थात शाकभक्षी, उनका भोजन कार्निवोर्स होते हैं। तो जितना भाग पौधों के द्वारा एकत्र की गई ऊर्जा का जितना भाग फूड चेन में अगले लेवल पर जाता है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। जो कंज्यूमर्स हैं वो पौधों की ही
ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, अर्थात पौधों से ही ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त करते हैं और उससे नए प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो ये जितना हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स जो तैयार करते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। ये वास्तव में आप देखें तो प्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी लेवल पर ही होता है। सेकेंडरी लेवल पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मूल रूप से कंजम्पशन है, उपयोग है बायोमास का, और उस उपयोग के द्वारा नए प्रकार के यौगिक तैयार किए जाते हैं। तो चाहे सैप्रोजोइक्स हों, चाहे सैप्रोफाइट्स हों, चाहे हर्बीवोर्स हों, चाहे कार्निवोर्स हों, इन सब के द्वारा जो सिंथेसिस की जाती है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का नुकसान होता है, मात्र 10% अगले स्तर तक जाता है, अर्थात पौधों की 10% ऊर्जा हर्बीवोर ले पाते हैं, हर्बीवोर की 10% ऊर्जा ही कार्निवोर तक पहुंचती है, और इस तरह से फूड चेन में ऊर्जा का काफ़ी लॉस भी होता है जो लगभग 90% तक है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी का मापन कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके हो सकते हैं। या तो स्टैंडिंग क्रॉप्स का विधि अपना सकते हैं, कितना मटेरियल्स रिमूव किया गया वहाँ से इसको मापन कर सकते हैं, या प्रोडक्शन रेट का मापन कर सकते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप के मापन में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक निश्चित समय में कितने पौधे उपलब्ध हैं या कितने जीव उपलब्ध हैं, उनकी मापन किया जाता है। ये मापन संख्या के आधार पर हो सकता है, कितनी संख्या में उपलब्ध हैं, उनके भार के आधार पर किया जा सकता है, उनका कितना भार है, या एनर्जी उनमें कितनी कुल उपलब्ध है, उस एनर्जी का मापन किया जा सकता है। और ये एक तरह से कुल उनकी डेंसिटी का मापन है। मटीरियल्स रिमूव्ड में ये देखा जाता है कि वहाँ से प्रति मीटर या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र से कितना मटेरियल हटाया गया। मनुष्य ने कुछ फसल वहाँ से हटा ली, कुछ जीव वहाँ से माइग्रेशन आदि के द्वारा दूर चले गए, या कुछ सड़ करके पृथ्वी में चले गए। तो इन सबको कितना हटाया गया इसका मापन किया जा सकता है। और प्रोडक्शन रेट में कितना मटेरियल एक निर्धारित समय में एक निर्धारित क्षेत्र में उत्पन्न किया गया, उत्पादन किया गया, उसका मापन किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के मापन के तरीके हैं। कौन कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकते हैं, अब हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक है सूर्य की ऊर्जा या सनलाइट या सोलर रेडिएशन। प्रत्येक स्थान पर सूर्य की ऊर्जा समान रूप में नहीं पहुंचती है। अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम में सूर्य की ऊर्जा अलग अलग मात्रा में पहुंचती है, और इसी आधार पर अलग अलग इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी भी निर्धारित होते हैं। दूसरा बड़ा कारक है टेम्परेचर, तापमान। प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी में तापमान में बहुत भिन्नताएं हैं, और फोटोसिंथेसिस आदि की क्रियाओं के लिए एक निर्धारित तापमान ही ऑप्टिमम होता है। इसलिए तापमान एक बहुत बड़ा कारक है। जहां बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर्स होंगे, बहुत कम तापमान होंगे, वहां फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं कम हो जाएंगी, और इस प्रकार से तापमान दूसरा बड़ा कारक है। तीसरा बड़ा कारक जल है, नमी अर्थात जल। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल की आवश्यकता होती है। तो जल की उपलब्धता एक बहुत बड़ा कारक हो सकता है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाला। इसी तरह से पोषक तत्वों की उपलब्धता, खनिज तत्व या पोषक तत्व जहाँ पर अच्छे उपलब्ध होंगे वहाँ उत्पादकता अधिक होगी, जहाँ पोषक तत्व कम होंगे वहाँ उत्पादकता कम होगी। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको बायोटिक एक्टिविटीज़ कहते हैं,
जैविक प्रकार के जो विभिन्न इंटरैक्शंस होते हैं वो ग्रेजिंग हो सकता है, चरना या घास को खाया जाना, प्रीडेशन हो सकता है, एक जंतु द्वारा दूसरे जंतु को खाया जाना, पैरासिटिज्म हो सकता है, परजीवियों के द्वारा जीवों को खाया जाना या हानि पहुंचाया जाना, रोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हानि पहुंचाया जाना, इन कारणों से उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। और सबसे बड़ा कारण जो है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। मनुष्य जो है वो उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। अगर खेती कर रहा है तो खेत में बहुत ध्यान देगा, वहाँ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स डालेगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी। और अगर जंगल है तो जंगल को नष्ट कर देगा, वहाँ की उत्पादकता समाप्त हो जाएगी। कहीं पर इंडस्ट्रीज़ लगा देगा, प्रदूषण के कारण वहाँ की उत्पादकता प्रभावित हो जाएगी। कहीं पर शिकार करके जीवों की हत्या करेगा, वहाँ की उत्पादकता प्रभावित होगी। तो मनुष्य की गतिविधियाँ भी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम में कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर जलीय प्रकार का तंत्र होगा वहाँ सूर्य की ऊर्जा, सनलाइट, एक बहुत बड़ा कारक होगा, क्योंकि गहराई वाले जलों में, जहाँ पर जल गहराई तक है, वहाँ गहरे तक सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता और इससे उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। इसी तरह जल में घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। प्रत्येक स्थान पर जल में घुली हुई ऑक्सीजन अगर समुचित मात्रा में नहीं है तो वहाँ पर उत्पादकता कम हो सकती है। जहाँ पर मरुस्थलीय प्रकार के इकोसिस्टम हैं वहाँ लिमिटिंग फैक्टर वाटर होगा। जल सबसे बड़ा कारण होगा। जल की उपलब्धता ही सुनिश्चित करेगी कि वहाँ पर उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कितनी है। जहाँ पर ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, अर्थात जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, वहाँ वर्ष भर एक समान उत्पादकता बनी रह सकती है। बस कंडीशन ये है कि वहाँ मिट्टी में मिनरल्स या उर्वरक तत्व या खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, तो वहाँ वर्ष पर्यंत एक जैसी उत्पादकता पाई जा सकती है। जो टेम्परेट रीजन्स हैं, ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर टेम्परेचर सबसे बड़ा कारक है। टेम्परेचर अर्थात कोल्ड टेम्परेचर, बर्फ़ गिरती है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे चला जाता है और इन कारणों से फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो कोल्ड टेम्परेचर्स में सबसे बड़ा कारण जो उत्पादकता को प्रभावित करेगा वो टेम्परेचर होगा। इस प्रकार हमने कुछ इकोसिस्टम्स में देखे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में काम कर सकते हैं। बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग कंजम्पशन की बात करेंगे कि किस प्रकार से इकोसिस्टम में कंजम्पशन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। धन्यवाद।